तो नमस्कार दोस्तों, हम एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट वाली वीडियो देखेंगे जो छूट गया है। व्यापारिक फसलें देखना हमें। तो व्यापारिक फसलें जो ऊपर का जितना चैप्टर था, जैसे कि रोग थे आपके, और जो फसलें थी सूर्यमुखी थी और सरसों था, जितने भी दलहन तिलहन की फसलें हैं सब देख चुके हैं। व्यापारिक फसलों में क्या क्या उसके अंतर्गत आता है वो देखते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक दिया है, उससे जुड़ जाएं चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेशा फसलें कौन कौन सी हैं। तो कपास है, जूट है, मेस्ता है, सनई है। सनई आप गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे सनई क्या होता है। ये जूट जैसा ही रहता है सनई। और आपका ये आपकी इतनी आपकी जो रेशा फसलें हैं, ये नहीं। फिर देखेंगे आप, कपास आता है। ये कपास जो होता है आपका, ये खरीफ की फसल है और जून से जुलाई के अंतर्गत बोई जाती है। मालवेसी कुल का पौधा है ये। कपास दो प्रकार के होते हैं, एक देसी कपास है जिसके अंतर्गत आपका जो इसका जन्म स्थान है भारत इंडो चाइना में है, और इसे कहते हैं गॉसिपियम अर्बोरियम या हर्बेरियम भी कहते हैं, लेकिन गॉसिपियम अर्बेरियम समझिए। और जो दूसरा आपका है ये अमेरिकन वाला है, अमेरिकन कपास। इसे डिरसुटम एवं बारबेंडेंस कहते हैं। छोटे रेशम जो होते हैं, छोटे रेशे जो कपास होते हैं उनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो सर्वोत्तम किस्म के होते हैं, थोड़ा सा इसका पतला कर लें। हाँ, जो सर्वोत्तम किस्म के होते हैं इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। तो अब ये सबसे अच्छे प्रकार के रेशम कह रहा हूँ, कपास के आपके रेशे माने जाते हैं। जो भारत में हमारा पाया जाता है, भारत में हमारा ये पाया जाता है छोटे रेशे वाला। सर्वोत्तम रेशा अधिकतर अमेरिका में होता है। मध्यम किस्म की लंबाई जो होती है आपका 3.75 से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। कपास की बिनौले में 18.5% खाद्य तेल मिलता है, याद रखिएगा। जो ये देखिए यहाँ छूट गया, अमेरिकन कपास जो है इसका जन्म स्थान मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका है, और जो देसी कपास है आपका, इसका भारत इंडो चाइना है। देख चुके अब। नेक्स्ट है आपका कि काली मिट्टी है। यह कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। देश में कपास का 75% भाग निम्न 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से है? तो आपका गुजरात है, हमारा प्यारा राजस्थान है, राजस्थान कह रहा हूँ, महाराष्ट्र है, और आंध्र प्रदेश है, और हरियाणा है। ये 4 राज्य ऐसे हमारे 75% कपास के उत्पादन करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। शाजापुर, उज्जैन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। शाजापुर, उज्जैन जिलों को। विश्व का पहला देश कपास की संकर प्रजाति की मतलब विकसित करने में यह आपका भारत हमारा यह है। भारत जो है विश्व का पहला देश है जो कपास की संकर प्रजाति विकसित करने में सबसे अग्रणी है। यूपी में कपास कहाँ बोया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में। यूपी के प्रमुख कपास उत्पादक जो जिले हैं, कानपुर है, इटावा है, और एटा है, बुलंदशहर है। ये जो पश्चिमी हमारे यूपी के जिले हैं और बुंदेलखंड से सटे हुए और मध्य यूपी के हैं। 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कपास भारत और ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ये ऊपर बता चुके हैं। छोटे जो रेशे हैं। देखिए, जूट और मेस्ता आता है अगली फसल आपका। ये इसका कुल कौन सा है? टिलिएसी कुल का है। वो कौन सा था? मालवेसी का था। ये आपका टिलिएसी का। जन्मस्थल इसका अफ्रीका व भारत में है। कपास के बाद दूसरी रेशे वाली फसल है ये। और केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है हमारा? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है। टोसा जूट मध्यम और ऊंची भूमि स्थिति में पैदा होता है। जो टोसा नाम का जूट होता है आपका मध्यम और ऊंची भूमि की स्थिति में पैदा होता है। सफ़ेद जूट निचली भूमि पर पैदा होता है, याद रखिएगा। सफ़ेद जूट जो होता है वो निचली भूमि में पैदा होता है। मेस्ता जो होता है, यह नमी तथा कठिन हालात बर्दाश्त कर सकता है, ऐसा ये है, उसी की प्रजाति है। आपका यूपी में जूट उत्पादक क्षेत्र में जो ज़िले हैं, सरयू है और घाघरा का जो दोआब है, यहीं आपका जूट उत्पादन होता है। जैसे बहराइच आता है, महाराजगंज आता है, देवरिया है, गोंडा है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, रायबरेली है, और आपका गोरखपुर है। भारत में 2 प्रकार के जूट होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक चीनी जूट है, एक देसी जूट है। तो जो चीनी जूट होता है वो नदी के उभरे किनारों पर, नदी द्वीपों पर भी होता है, ये चीनी द्वीप होता है। जो देसी जूट होता है अपना, हल्की बलुई, डेल्टा और दोमट मिट्टी में होता है, ये आपका देसी जूट होता है।
आगे देखेंगे गन्ना के बारे में क्या क्या देता है। तो इसका जन्म स्थान गन्ना भारत है। कुल इसका ग्रामीणी है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है। वर्षा इसको 100 से 80 180 सेंटीमीटर चाहिए। जो मृदा है इसकी, किस मृदा में गन्ना अच्छा उपज होती है इसकी गन्ने की, तो आपका दोमट में। बोने का समय क्या है, शरद ऋतु में अगर बोते हैं तो अक्टूबर नवंबर में, बसंत में बोते हैं अगर तो फरवरी मार्च में। ठीक है। कम सिंचित एवं हल्की भूमि में बुवाई होती है। नाली विधि से करते हैं, अब तो मशीनों के द्वारा भी होता है, नाली विधि से वो भी होता है। बीजोपचार दवा क्या है, तो आपका एल्गोल है। और चीनी की मात्रा कितने % होती है, तो आपका 10 से 12%। जैसे मतलब कि पोल परसेंटेज कहते हैं, ये मिठास को जब कभी चीनी जहाँ निकलती है तो वहाँ पे आपको पोल परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 कुंटल गन्ना है, 100 किलो गन्ना है, तो उसमें आपका 10 से 12 किलो चीनी निकलेगी, तो ये पोल परसेंटेज इसका है। परिपक्व गन्ने का रस जो होता है आपका 60 से 70% होता है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर में है। आप देखेंगे डॉक्टर श्री रंगराजन समिति 2012 में गन्ना या चीनी उद्योग से संबंधित थी। तो याद रखिएगा, ये श्री रंगराजन समिति 2012 में गन्ना या चीनी उद्योग से संबंधित ये समिति बनाई गई थी। इथेनॉल एवं एल्कोहल के लिए गन्ना, आलू, जौ एवं मक्का आदि को उगाया जाता है, इसलिए एनर्जी क्रॉप्स कहते हैं। देखिए एनर्जी क्रॉप्स ऊपर हम लोग पढ़े हैं। एनर्जी क्रॉप्स में कौन कौन आएगा आपका, तो गन्ना है, आलू है, जौ है, मक्का है, जट्रोफा है, ये सब एनर्जी क्रॉप्स में आते हैं। गन्ना सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र फसल है, 93.5% इसका होता है। और गन्ने के बाद गेहूँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र फसल है, ये 91.7% भूमि में, सिंचित भूमि में उगाया जाता है। जो सीरा होता है, सीरा सबसे लास्ट उत्पाद होता है चीनी का। जैसे चीनी बनती है, प्रोसेस करने के बाद सीरा को मोलासिस कहते हैं, जिसे शराब बनाते हैं, औषधियाँ बनती हैं। तो चीनी का उत्पाद है, मतलब चीनी बनाने के बाद निकलता है सीरा का उपयोग एल्कोहल के निर्माण में होता है। एल्कोहल के निर्माण में खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए और भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि जो जहाँ शुगर फैक्ट्रियाँ होती हैं, मिलें होती हैं, तो वहाँ पे जो इसकी खोई निकलती है उसे बैगास कहते हैं, बैगास। तो बैगास क्या होता है कि इससे वापस इसको ले आके बॉयलर रहता है, जिससे कि आप स्टीम बनती है, उससे बिजली पैदा करते हैं। तो उसमें इसके ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो उससे जलता है, तो जो पानी होता है स्टीम में बदलता है। स्टीम फिर जाता है टरबाइन प्लेट, मतलब स्टार्ट होती है, टरबाइन चलती है, उससे फिर बिजली बनती है। ठीक है। पकने की अवधि के समय पाला गन्ने में शर्करा की मात्रा को न्यून कर देता है। याद रखिएगा, जो पाला पड़ता है शर्करा की मात्रा को न्यून कर देता है। फिर देखेंगे कि शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, और आपका यह आंध्र प्रदेश में, जो कि अब तेलंगाना में है। शक्कर नगर के नाम से है, वो आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा। 1912 में गन्ना प्रजनन स्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, 1912 में। ठीक है। आप देखेंगे कि यूपी में गन्ना क्षेत्र गंगा जमुना दोआब है। और यूपी में गन्ना उत्पादक जो जिले हैं, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बस्ती है, बलिया है, देवरिया है। और क्या कहते हैं कि जो दोआब में है आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है। ऊपर के जितने ज़िले हैं आप जितना देख लीजिए, सब जिलों एकदम मतलब आपके गन्ना में अग्रणी है। यूपी के मेरठ में गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। ठीक है। तंबाकू का देखेंगे हम, ये भी आपका व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति स्थल दक्षिण अमेरिका है आपका। कुल इसका जो है सोलेनेसी है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और तापमान 20 से 28 डिग्री इसका रहना चाहिए। मृदा लाल व पीली मृदा होनी चाहिए। आपका वर्षा जो है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर के औसत वर्षा चाहिए इसको। देखिए सिगरेट में निकोटीन 1% होता है। फिर आपका जो टी बैकम देसी तंबाकू में निकोटीन आपका 0.5 से 5% तक होता है। एरिस्टा बिलायती कहते हैं, एरिस्टा जो है आपका रस्टिका बिलायती कहते हैं। तंबाकू में जो निकोटीन का परसेंट होता है वो अब 3.8 से 8% होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सिगरेट तंबाकू के गुणों में कमी नाइट्रोजन की अधिकता का कारण होता है। जो सिगरेट का तंबाकू होता है उसके जो गुणों में कमी करता है, नाइट्रोजन की अधिकता का कारण होता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचाई, इसे क्यूरिंग कहते हैं, रचाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा है, ये जब तंबाकू की पत्तियों को सुखाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रचाई कहते हैं, इंग्लिश में क्यूरिंग कहते हैं। यूपी में तंबाकू वाले जो ज़िले हैं आपके वाराणसी है, मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, मैनपुरी है, सहारनपुर है, फर्रुखाबाद है। तो देखेंगे कि अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी
आंध्र प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है। सारे संस्थाएं जो जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं फसल, उनकी संस्थाएं भी वहीं पे हैं। आगे देखेंगे चाय। चाय का तो उत्पत्ति इसकी चीन में है। जलवायु आपका उष्णार्द्र चाहिए, उष्ण प्लस आर्द्र, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए। और तापमान जो है आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा है जो आपकी 125 से 50 सेंटीमीटर। मृदा लेटराइट है। अब बोने का समय जो आपका अक्टूबर से नवंबर है। फिर पत्ती चुनने का समय आपका अप्रैल से अक्टूबर तक होता है। पत्ती चुनते हैं, कई बार चुनते हैं। पत्तियां चुनने की संख्या 3 बार होती है, ठीक है। आगे देखेंगे कि चाय का उत्पादन भारत में पहली बार 1840 में लॉर्ड विलियम के समय, जो बेंटिक, हाँ विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1840 में के प्रयास से हुआ था। नहीं, विलियम बेंटिक तो 37 में चला गया था, ये फैक्ट गलत है। विलियम बेंटिक के प्रयास से भले हुआ था, लेकिन 1840 नहीं है। 1835 से शासन ही करता है, 1828 1835 तक तो कैसे हो जाएगा विलियम बेंटिक का, ये नहीं है। असम घाटी, दार्जिलिंग और नीलगिरी में था। काली चाय के उत्पादन या उपभोग में आपका भारत नंबर 1 पे, ये याद नहीं, ये कन्फर्म एकदम गलत है। ये विलियम बेंटिक के प्रयासों से भले हुआ था, लेकिन 1840 में नहीं हुआ था। देखिए, जो टी बोर्ड का गठन हुआ था चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अधीन 1 अप्रैल 1954 को टी बोर्ड का गठन हुआ। चाय आपकी जो छाया प्रिय पौधा है और ठंडी, पवन तथा ओला नुकसान पहुंचाते हैं इसको। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। और आपका केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड केरल में है। कासरगोड केरल में है, कासरगोड नहीं, कासरगोड, ठीक है। कहवा काफ़ी को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि फसल है आपका। तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा जो है आपका 150 से 200-250 सेंटीमीटर चाहिए किसको, कहवा को। ये काफ़ी का मूल स्थान अबिसिनिया, मतलब इथियोपिया को पठार, अबिसिनिया के पठार है वहाँ इथियोपिया में। फिर इसकी मृदा लेटराइट रहती है। भारत में विश्व की सर्वोत्तम छाँव में उगाई जाने वाली मृदु काफ़ी होती है। काफ़ी बोर्ड का गठन 1942 में काफ़ी अधिनियम 7 के अंतर्गत हुआ था। काफ़ी में भारत में काफ़ी 17वीं शताब्दी में फ़कीर बाबा बुदन द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य में बुदन की पहाड़ियों पे लगाई गई थी। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहते भी इसे हैं। फिर 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर उत्तम कोटि का कहवा होता है। अरेबिका उससे उच्च कोटि का कहवा है। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा है। कहवा के प्रकार कौन से हैं, तो अरेबिका है, रोबस्टा है। भारत में रोबस्टा प्रकार के कहवा की सर्वाधिक क्षेत्रफल 52% है पर उगाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि देश का लगभग 59% कहवा कर्नाटक में उत्पादित होता है। अभी पूछेगा कि मतलब कि कर्नाटक उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में कहवा काफ़ी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो आपका कर्नाटक है। भारत विश्व में कुल 2% काफ़ी का उत्पादन करता है। जितना विश्व में उत्पादन होता है कुल उसका 2%। पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्य काफ़ी के 9 विकसित क्षेत्र हैं। अरेबिका काफ़ी महत्वपूर्ण किस्में कौन सी हैं आपकी, जो कैंटस है, कावेरी है। प्राचीन किस्म कौन सी है, कैंटस है, कावेरी है जो है, इसका अन्य नाम काटीमोर कहते हैं इसे, ये नवीनतम है आपकी, ठीक है। एक और देखिए प्रजाति कौन सी है, SLN 4 है, 5 है, 5B है, 6 है, 10 SLN करके काफ़ी की प्रजातियाँ आती हैं। 5 मतलब 4, 5, 5B, 6, 10। रोबस्टा काफ़ी का महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं, तो ये देखिएगा कि पेरिडेनिया और S274 CXR, ये किसकी है, रोबस्टा की महत्वपूर्ण किस्में हैं। केंद्रीय काफ़ी शोध संस्थान कहाँ है आपका, बालेहन्नूर, चिकमंगलूर, कर्नाटक में है, ठीक है। रबड़ का देखेंगे, जलवायु इसकी उष्णार्द्र चाहिए। उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील में। तापमान 24 से 35 डिग्री। वर्षा आपका 200 से 250 सेंटीमीटर चाहिए। मृदा लेटराइट चाहिए। लेटराइट मतलब निच्छालित मृदा कहते हैं, वो लेटराइट मृदा होती है। रबड़ वृक्ष के दूध लैक्टस से रबड़ प्राप्त होता है, याद रखिएगा। 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ को ब्राज़ील से लाकर उगाया था, ठीक है। रबड़ प्राथमिक तौर पर केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में समीपवर्ती क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। भारत में रबड़ की खेती जो आता है आपका सेलिसबरी द्वारा शुरू किया गया था। पारा किस्म का रबड़ जो है विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। पारा किस्म का रबड़
भारतीय रबड़ शोध संस्थान आपका कोयट्टम केरल में है, याद रखिएगा कोयट्टम केरल में है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसका जो मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में है। राष्ट्रीय बागवानी इंपॉर्टेंट है। उद्यान विज्ञान देखेंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। उद्यान विज्ञान के भाग क्या है? फल उत्पादन है, शाकोत्पादन है, पुष्पोत्पादन है, सब्जी एवं फल संरक्षण है आपका। देखेंगे फल उत्पादन में क्या क्या आता है कि पुष्प के अंडाशय में परिवर्धित भाग को फल कहते हैं। पुष्प के अंडाशय में परिवर्धित भाग को फल कहते हैं। जैसे आभासी फल क्या क्या होते हैं, जो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन और वायदल जो होता है, वाद्यदल से होता है, तो यह फसल आभासी फसल होता है। जैसे सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, कटहल है, अनानास है और आपका लीची, अंजीर है, ये आभासी फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं आपका। ये अनिषेक फल किसे कहते हैं? तो आपका देखेंगे पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स, जो कभी कभी फल का निर्माण अंडकोशिका एग सेल से भी बिना निषेचन के हो जाता है। ऐसे फल अनिषेक फल होते हैं जिसमें बीज विकास नहीं होता है। जैसे केला है, अंगूर है, पपीता है। पपीता में तो ऐसे बीज विकास मतलब होता है, लेकिन ये इसी के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल के सेवन करना चाहिए। और आपका ऊसर भूमि के लिए फल कौन कौन से हैं? ऊसर भूमि के फल इमली है, जामुन है, आंवला है, फालसा है, करौदा है, बेर है, ये सब ऊसर भूमि में उगाने वाले फल हैं। देखिए सपोटा, चीकू। विटामिन ए आम में मिलता है और पपीता मिलता है, ये देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायमिन B1 जो थायमिन काजू में, अखरोट में, बादाम में। B2 जो राइबोफ्लेविन है बेल में, पपीता, काजू में। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है आपका, बारबेडोस चेरी, आंवला है, नींबू है, मीठा नारंगी है और आपका लेमन में पाया जाता है, लेमन। कार्बोहाइड्रेट्स की उपलब्धता रेंजिन है, अनानास है, पिंड खजूर है, करौदा है, केला है, बेल है, शरीफा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की उपलब्धता ज़्यादा होती है। प्रोटीन देखेंगे तो काजू में 21% मिलता है, बादाम में 20% और अखरोट में 15%। वसा देखेंगे तो अखरोट में 64% वसा है, बादाम में 59% है और काजू में 46%। कार्बनिक अम्ल देखिए, कार्बनिक अम्ल क्या करता है? भूख बढ़ाने तथा पाचन क्रिया में मददगार होता है कार्बनिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बेरी, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, नाशपाती में साइट्रिक अम्ल मिलता है। मैलिक अम्ल सेब में मिलता है, केला में, चेरी में, तरबूज में। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एक दो बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली है, अंगूर है। जैसे वीडियो देखते हैं, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़िए, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इसको देखेंगे और PDF का फोटो प्रिंट करा कर रख लीजिएगा, वो बहुत काम करेगा आपको। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, आप इधर उधर भटकेंगे तो ज़्यादा ही परेशान रहेंगे। ये सब सारा इकट्ठा करके लिखा हुआ है, सारी कंक्लूजन है पूरा। खनिज की उपलब्धता देखेंगे किस मतलब फल में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम आपका पाया जाता है लीची में, करौदा में भी पाया जाता है, अखरोट में और बेल में। आयरन आपका करौदा में मिलता है, खजूर में भी मिलता है, अखरोट में मिलता है, सेब में मिलता है। और फास्फोरस बादाम में मिलता है, काजू में और अखरोट में फास्फोरस मिलता है। देखिए आम का जो मेंजीफेरा इंडिका नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका है। उत्पत्ति जो है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र में है। कुल का आपका है एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है ये। और आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि जो आपका विनियर ग्राफ्टिंग है, इसके परागण के लिए घर की मक्खियाँ का विशेष योगदान रहता है। इसलिए देखेंगे कि कुछ अब तो दूसरे मतलब कीड़े उस पर दिखते हैं। आम के 2 प्रकार घर की मक्खियाँ दिखती हैं, देखिए। हाँ तो देखेंगे, देखिए आम के प्रकार, ये कट गया है, आम्रपाली लिखा है, आम्रपाली है ये कट गया है, आम्रपाली है, याद रखिएगा आम्रपाली है। तो आम्रपाली जो है आपका ये ICAR द्वारा विकसित की गई किस्म, जिसमें केरोटीन की मात्रा अधिक है और आपका पौधे बौने होते हैं। सघन बागवानी के लिए अच्छी प्रजाति है ये। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित होता है आम्रपाली, याद रखिएगा। मल्लिका जो है आपका, यह जाति गुच्छा रोग से प्रभावित है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, सिंधु जो है महाराष्ट्र द्वारा रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित होता है। गुठली नहीं पाई जाती है सिंधु में।
निरंजन जो प्रजाति है यह एक बेमौसमी किस्म है निरंजन, ठीक है, बिना मौसम का भी उग जाता है निरंजन से। लंगड़ा जो है आपका विटामिन सी की प्रचुर मात्रा लंगड़ा में होती है। यूपी तथा बिहार की प्रसिद्ध किस्म है। लंगड़ा आम मुख्य रूप से बनारस में पैदा होता है, याद रखिएगा लंगड़ा। नीलम है जो, यह किस्म दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है, नीलम। अरुणिका है जो आम्रपाली तथा वनराज के मध्य का क्रॉस की विकसित हो प्रजाति है। कौन सी? अरुणिका। भारत में आम की आपका निर्यातक किस्में कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हापुस को निर्यात करता है भारत, अल्फांसो को करता है, केसर करता है, गुलाब खास को करता है। आम के कुछ रोग हैं, गुच्छा तथा स्पंजी उत्तक, ये आम के रोग हैं। एकांतरित फलन की समस्या भी आम में पाई जाती है। जो मीलीबग आम का प्रमुख हानिकारक कीट है, मीलीबग। इस फसल का आंतरिक जो उत्तक क्षय रोग मतलब बोरॉन की कमी से होता है। बोरॉन की कमी से जो देखेंगे कभी कभी सड़न पड़ जाती है पेड़ पे ही आमों में, तो बोरॉन की कमी से होता है। जो केला देखिए, केला आपका, केले में 27% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी भी पाया जाता है। केले का अधिकांश किस्में त्रिगुणित होती हैं, त्रिगुणित हैं, जिसके कारण बीज नहीं पाया जाता है। केले के वानस्पतिक अनिषेक जनकता कहते हैं, अनिषेक जनकता पाई जाती है। अब देखेंगे केले की किस्में क्या क्या हैं, तो आपकी पुवन है, फिर आपका बसराई है, नेंद्रन है, सफ़ेद वलची है, हरी छाल है। ये पूछा है इसलिए नीचे ट्रिक भी लगा है। उत्तर प्रदेश की हरी छाल, बसराई, कोहिया किस्में सब्जी के रूप में प्रयोग होती हैं। कौन कौन सी? हरी छाल, बसराई, कोहिया, ये किस्में सब्जी के लिए प्रयोग होती हैं, केले की किस्में हैं। अब देखेंगे कि जो सिगाटोका है, केले का भयंकर रोग का नाम है सिगाटोका। मैको भी केले के जीवाणु जनित रोग है, मैको याद रखिएगा, और सिगाटोका। केले के पनामा मलानी रोग जो आपका कवक द्वारा होता है। केले के पकाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जिससे इथाइलिन गैस निकलती है। नींबू आ जाता है। नींबू वर्गीय फल जो होते हैं अम्लीय मृदा में अच्छी तरह वृद्धि करते हैं। सिट्रस कैंकर नींबू की प्रजाति का जीवाणु द्वारा जनित प्रमुख रोग है, याद रखिएगा। पपीता का उत्पत्ति स्थान देखेंगे तो उष्ण अमेरिका है। पपेन, पपीता की फल को सुखाया हुआ दूध है। पपेन जो है पपीता के फल का सुखाया हुआ दूध को पपेन कहते हैं। अमरूद के बारे में कुछ जानिए। इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। इतना महंगा है, ससुरा 100 रुपया, और गरीबों का सेब कहा जाता है। और इलाहाबादी अमरूद देश का उत्तम किस्म का अमरूद है, याद रखिएगा। इलाहाबादी जो अमरूद है देश का उत्तम किस्म का अमरूद है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा। देखेंगे अमरूद में 3 बार फूल आते हैं, ठीक है, बसंत में, वर्षा में, शरद में। और जो उच्च कोटि के अमरूद होते हैं आपके बसंत ऋतु वाले होते हैं, ठीक। इलाहाबादी सफ़ेदा तथा लखनऊ आपका 49 सरदार सुप्रसिद्ध किस्में हैं, ठीक है। इलाहाबादी का सफ़ेदा है, लखनऊ का 49 सरदार है। सहारनपुर, नागपुर का एवं बेहट कोकोनट बीज जो होते हैं ये बीज विहीन किस्में हैं। सहारनपुर, नागपुर, बेहट कोकोनट, ठीक है। अमरूद की नवीनतम किस्म जो है ललित है, अमरूद की है, ये किस्म नवीनतम है। सेब देखेंगे, इसका कुल जो है रोजेसी कुल का है। उत्पत्ति स्थान आपका सेब जो दक्षिण पश्चिम एशिया है, हिमाचल प्रदेश में एप्पल बाउल, हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। और जम्मू कश्मीर जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सेब की जो किस्में देखेंगे आप तो रेड डेलीशियस है, बिनोनी है, अंबरी कश्मीरी कहते हैं, गोल्डन डेलीशियस भी इसी की प्रजाति है, सुनहरी, ठीक है। स्कैब इस फल का एक प्रमुख कवक जनित रोग है, ये याद रखिए, कवक जनित है स्कैब। सेंट जोस तथा बुली कीट इस फल के प्रमुख हानिकारक कीट है। कौन कौन है? एक सेंट जोस और बुली है। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहते हैं? तो आप सेब कहते हैं, कुछ उपनाम है, याद रखिएगा। किंग ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं? फलों का राजा, तो आम का है। क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं लीची को। पुअर मैन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं आपका? तो बेर को। और किंग ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं? टीक को। और आप कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नारियल को। देखेंगे कि आम को 10x10 मीटर तथा केले को 3x3 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। मतलब आम जब लगाते हैं तो 10 मीटर
इधर जगह ये आम का पेड़ लगा है तो 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, तो एक आम यहाँ लगेगा फिर। ठीक है, ये इसकी दूरी के लिए बताया गया। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, जीआई टैग मिला हुआ है। आंवले के वृक्ष में परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। बेल, कटहल एवं फासला का जन्म भारत में हुआ है और गन्ना का भी जन्म हुआ है। ठीक है, बेल जो होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है। करौदा जो है आयरन का संप्रमुख स्रोत होता है, मतलब अधिकतर आयरन पाया जाता है करौदा में। आगे देखेंगे हम सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन में देखते हैं कि सब्जी विज्ञान ओलेरीकल्चर आपका व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार में 350 ग्राम, पहले 300 था लेकिन अब 350 ग्राम सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, एक पाव से बेसी। ठीक है, 350 ग्राम खाएंगे आज के बाद और वहीं वजन बढ़ाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में स्टार्च एवं शर्करा के रूप में उपलब्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सब्जियों में स्टार्च और शर्करा के रूप में उपलब्ध होता है। सब्जियों में प्रायः प्रोटीन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, परंतु चने के हरे पत्तियों, हरी मटर, लोबिया और आपका बथुआ, फूल गोभी, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियों में जो संरक्षित तत्व होते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि खनिज, विटामिन्स और रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की प्रचुर जो सब्जियां होती हैं वो टेपियोका 38%, शकरकंद में 28%, आलू में आपका 23% कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, इसलिए तो फल इसको व्रत में खाते हैं। प्रोटीन की प्रचुर सब्जियां, चने की हरी पत्ती, हरी मटर और लोबिया। कैल्शियम, देखिए अभी कैल्शियम भी देख लीजिए, जो जो आपको खाना कमी हो ये आप नोट कर लीजिए, अलग से चुपके से नोट करिएगा और जाके चोरी चोरी ला के मार्केट से खाइएगा। करी पत्ता होता है जो इसमें आपका कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। अमेरेथन्स और आपका मेथी का पत्ता, अमूली का पत्ता, ये दोनों मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, जाइए और दौड़ के लेके आइए। फिर लौ प्रचुर सब्जियां कौन सी है? मुलायम आपका जो अमेरेथन्स है, चौलाई कहते हैं, और धनिया के पत्ते में लौ प्रचुर मात्रा होती है। भारत में कुल सस्य क्षेत्रफल आपका, हाँ लो, ये चौराई होता है ना, चौराई गांव में चौराई कहते हैं, कहीं कहीं चौराई कहते हैं, चौलाई की। और कहाँ हम लोग गए थे? यहाँ देखिए, भारत में कुल सस्य क्षेत्रफल का 2.8 भाग सब्जी का उत्पादन होता है। 2.8 भूमि पे हमारा परसेंट पे सब्जी का उत्पादन होता है। भारत का औसत सब्जी उत्पादन 16.7 मीट्रिक टन हेक्टेयर होता है। सब्जियों का वर्गीकरण देखेंगे हम तो उपयोग के आधार पर सब्जियां, जीवन चक्र के आधार पर और कुल के आधार पर 3 प्रकार से सब्जियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर उपयोग के आधार पर करते हैं तो देखिए, जो जड़ होता है, जड़ यहाँ लिखा है, जड़ गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ठीक है। और आपका जो तना के हिसाब से तो आपका आलू है, अरबी है, गांठ गोभी है, जिमीकंद, सूरन जिसे कहते हैं, ये आपका तना वाली आपकी सब्जियां हैं। सल्क कंद कौन कौन सा? तो प्याज और लहसुन है। देखिए, जड़ वाला कौन कौन सा है? जड़ वाली सब्जियां हैं तो गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। तना वाला आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद, और सल्क कंद वाला प्याज, लहसुन। अब देखेंगे अपक्व पुष्प कौन से हैं, तो आपके फूल गोभी है और ब्रोकली है, हरे फूल गोभी वाले जो देखते हैं। और आपका फल में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सी सब्जियां फल के अंतर्गत ली जाती हैं? टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, भिंडी है, ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, लौकी है, कद्दू, ये सब फल के अंतर्गत आती हैं। बीज वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? तो लोबिया और सेम है। देखिए, जीवन के आधार पर फसलों को कैसे बांटते हैं? जीवन के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे। एक वर्षीय फसलें हैं जैसे भिंडी, टमाटर, लोबिया, एक वर्ष में एक ही बार उगाते हैं हम। द्विवर्षीय हैं जो आपका मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, चुकंदर। बहुवर्षीय जो हैं आपका परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद, ठीक है। कुल के आधार पर देखेंगे तो कुकुरबिटेसी जो है इसके अंतर्गत कौन आता है? तो लौकी आती है, टिड्डा आता है, सीताफल, शरीफा, खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, करेला है, परवल है, तरोई है, कद्दू है, ये सब कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। कुल के आधार पर इनका निर्धारण है। फिर आप देखेंगे लेग्यूमिनोसी, तो मटर है आपका, सेम है, मेथी है, बांकला है, सोयाबीन है, राजमा है। और आपका सोलेनेसी के अंतर्गत आलू है, बैगन, टमाटर, मिर्च। ये थोड़ा एक बार देखते चलेंगे जल्दी जल्दी तो याद भी रहेगा। आलू जो आते हैं, आलू का जन्म स्थान आपका पेरू में है,
17वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये पूछता है कि आलू पुर्तगाली क्या क्या लाए थे, तो उसमें आलू भी शामिल है, पपीता शामिल है, प्रिंटिंग प्रेस शामिल है। कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे आलू में आपका 23% के लगभग होता है और लोहा, मैग्नीशियम और विटामिन सी का स्रोत होता है। सिलेनिन जो होता है और चाकोनिन तथा ग्लाइको एल्कलाइड जैसे हानिकारक पदार्थ पारिस्थितिकी जन्य स्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। देखेंगे आलू की प्रजाति है अप टू डेट कुफरी, आलू की प्रजाति है अलंकार है, कुफरी अलंकार, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी अलंकार एक है, कुफरी बहार अलग है, और फिर कुफरी चंद्रमुखी है ये। फिर आगे देखेंगे कुफरी बादशाह, कुफरी जितने हैं कुफरी फुफरी कर लीजिएगा, कुफरी आलू से। अनुसंधान केंद्र कुफरी होने के कारण इसका जो कुफरी संज्ञा दी जाती है, जो इसका अनुसंधान केंद्र है कुफरी होने के कारण यहाँ देता है। तमिलनाडु की आलू की प्रजाति कौन सी है? कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना, नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाया जाता है। ये बोने के लिए 2.5 से 5 सेंटीमीटर से आपका 3 सेंटीमीटर व्यास वाले और आपका 20 से 25 कुंटल आलू का बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। बीजोपचार एक गाल रसायन से करते हैं। आपका सामान्यतः आलू का उत्पादन 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आलू भंडारण के लिए आपका 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और आर्द्रता जो होनी चाहिए आपकी 85 से 90% रहनी चाहिए। अगेती अंगमारी या आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई मुख्य जो कवक रोग हैं जो इसका नाम है। आपका पछेती अंगमारी होता है और आपका जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये रोग होते हैं, कवक जनित रोग हैं, किसके हैं? आलू के हैं। अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में जो। फिर आप देखेंगे टमाटर के बारे में थोड़ा जानेंगे। टमाटर जो है इसका जन्म आपका मैक्सिको पुर्तगाल द्वारा भारत लाया गया था। मैक्सिको में जन्म है, पुर्तगाली भारत लाए थे। टमाटर एक प्रोटेक्टिव फूड होता है। डिब्बा बंद सब्जी के में प्रथम स्थान इसका है। कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके बोने का समय मैदानी क्षेत्र में बोते हैं इसको जून जुलाई में। सर्दी ऋतु में बोते हैं आपका नवंबर दिसंबर में। पहाड़ी क्षेत्र में आपका मार्च अप्रैल में बोते हैं, मार्च अप्रैल में। किसमें देखिए आपका पूसा शीतल कम तापमान में होती है। पूसा H1 जो है, जो आपका H1 मतलब हाई अधिक तापमान में। हिसार अरुण अत्यंत अगेती और अकी मेघालय जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अकी मेघालय होता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है तो ये कम लिखा है, याद रखिएगा। अकी मेघालय कम वर्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन में अधिक वर्षा है तो मतलब गलत। टमाटर के फल बोरॉन की कमी से फटते हैं और लीफ जो आपका लीफ कर्ल है नामक वायरस जनित इसका प्रमुख रोग है। देखेंगे बैगन में विटामिन बी, बैगन जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है और सफ़ेद बैगन मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। पूसा संबंध जो है आपका, पूसा संबंध तथा पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख आपकी प्रजातियां हैं। पत्ता गोभी आ गया। आगे देखेंगे व्हाइट स्नोबल, पूसा केतकी, पूसा दीपाली और पूसा हिमज्योति फूल गोभी की प्रसिद्धि किसमें? याद रखिएगा फूल गोभी के बारे में। पत्ता गोभी, फूल गोभी खत्म। ज़्यादातर कुकर बिटेशियम फसलों में कड़वापन ग्लूकोसाइड कुकर बिटेनिस के कारण होता है। याद रखिएगा ये जो कुकर बिटेशियम के फसल हैं उनमें जो कड़वापन आता है आपका ग्लूकोसाइड कुकर बिटोसिन के कारण होता है। ठीक है। आप देखेंगे पूसा संयोग जो खीरा की सुप्रसिद्ध किस्म है, कौन सी है? तो पूसा संयोग, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखेंगे पूसा मेघदूत जो है, पूसा नवीन और सम्राट लौकी की सुविख्यात किस्में हैं। प्याज में चरपराहट जो होती है आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। एडाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। नासिक सफ़ेद प्याज, पटना लाल प्याज और पूसा लाल प्याज, अकी निकेतन, अकी प्रजाति, अकी प्रगति प्याज की प्रमुख फसलें हैं। किस्में हैं आपकी, याद रखिएगा। ठीक है। पटना लाल जो है वो प्याज की किस्म है। सफ़ेद नासिक है, नासिक सफ़ेद है, पूसा लाल है। आपका जो अत्यधिक खनिज होती है देखेंगे चौराई, बथुआ और धनिया पत्ती में ये मिलते हैं।
करेला देखेंगे, कैंसर रोगियों के लिए तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। फिर प्याज और लहसुन कैंसर और दिल के रोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका पूरे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। मूली में जो, अब देखिए थोड़ा बहुत इसको भी जानना जरूरी है कि मूली में जो तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ तक। फिर मिर्च में जो चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। प्याज का गंध होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन का गंध आपका एलाइनसिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। हल्दी का पीलापन कुरकुमिन के कारण। फिर आप देखेंगे गाजर का जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। देखेंगे आगे, जो चने की पत्ती में खटास जो होती है आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसमें। और खेसारी के लकवा गठिया जो होता है आपका न्यूक्टोक्सिन लेथ्रोंजन, इसे बोआक कहते हैं, इसके कारण होता है। देखिए आप मसाला उत्पादन में देख लेंगे क्या क्या है कि भारत को मसालों का घर तथा केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। केरल में भारत का 94% काली मिर्च, 60% इलायची पैदा होती है, याद रखिएगा। काली मिर्च को मसालों का राजा तथा इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ये उपनाम कुछ है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। देश में मसालों की संपूर्ण निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का योगदान 50% है। जितना मसाला अगर हम निर्यात करते हैं, उन निर्यात में 50% हम काली मिर्च और हल्दी का निर्यात करते हैं। केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है, याद रखिएगा, कश्मीर में, जहाँ केसर को जाफरान कहते हैं, जाफरान। ठीक है, जो काली मिर्च है आपका, काली मिर्च के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे तथा इलायची के उत्पादन में भी केरल है। अदरक के उत्पादन में मेघालय है। जीरा और धनिया के उत्पादन में आपका राजस्थान है। आप देखेंगे कि जो वाणिज्यिक लौंग है, वाणिज्यिक लौंग एक सदाबहार वृक्ष सिजिजियम एरोमेटिकम की बंद पुष्पकलिकाएं जो 20 वर्ष पुराने वृक्ष से प्राप्त की जाती हैं। सूखी पुष्पकलिकाओं के वाष्प आश्वासन की से प्राप्त वाष्पशील तेल के मुख्य तत्व यूजिनाल 70 से 90% यूजिनाल, जो एसिटेंट और कैरियोफिलोन होते हैं। जो सूखी पुष्पकलिकाएं होती हैं। वाणिज्यिक लौंग में देखते हैं, वाणिज्यिक लौंग एक सदाबहार वृक्ष, आप देख लीजिएगा, वो इसका 20 वर्ष पुराना पौधा भी होता है। अदरक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो परिरक्षित या हरा अदरक होता है, सूखा या संसाधित अदरक होता है। ये जो सूखा संसाधित अदरक होता है, चूने के पानी के साथ विरंजित या ब्लीच करके सूखे अदरक से सोंठ तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। अदरक का जो तीखा स्वाद जिंजीरोन के कारण होता है, जिंजीरोन, इसका जो तीखापन होता है अदरक का। जो हल्दी का नौसादर से विवेचन करके कुमकुम या रोली बनाई जाती है। दालचीनी सिनेमोमम जेलेनिकम नामक वृक्ष की सूखी छाल से निकाली जाती है, याद रखिएगा। दालचीनी सिनेमोमम की एक दूसरी जाति सितमाला भी होती है, सितमाला। ठीक है, सितमाला की पत्तियां जो होती हैं तेजपत्ता के नाम से जानी जाती हैं। सितमाला जो होती है एक सदाबहार वृक्ष होता है। यह 10 वर्ष का हो जाता है तो इसकी पत्तियों को तोड़कर 2-3 दिन धूप में सुखाकर तेजपत्ता का बंडल तैयार किया जाता है। इसका क्षेत्र सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए, वाणिज्यिक जीरा जो होता है, क्यूमिन के सूखे फल हैं। जो वाणिज्यिक जीरा है ना, क्यूमिन का सूखा फल है। जीरे में जो तीखा और विशेष गंध का कारण क्या है? आपका वाष्पशील तेल जो क्यूमिन एल्डाइड है, उसी कारण इसका तीखापन और विशेष जो गंध आती है, आप देखेंगे तो वही होता है। और फिनिकुलम बल्गेरी जो है आपका सौंफ के अंतर्गत आता है। और कोरिएंड्रम संयम जो होता है धनिया में, जो इनमें सौंफ में जो सुगंध आती है आपका, वो फिनिकुलम बल्गेरी कारण आता है। और धनिया में जो सुगंध आती है आपका कोरिएंड्रम सयेबियम, इसके कारण। देखिए पुष्पोत्पादन देखते हैं। पुष्पोत्पादन तो आप देखेंगे भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प गेंदा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसमें आगे हैं। ठीक है, पुष्प उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान। नहीं तो पुष्प उत्पादन में ये दोनों फसलों में इसका डेटा यहाँ से, मतलब ये एक बार
आप आर्थिक समीक्षा वाले में देख लीजिएगा, ये लिखा है। जबकि जैसे कई प्रकार के फूलों का जो डेटा जारी हुआ है कि एक सजाने वाला फूल का, इन अलग-अलग फूलों का अलग-अलग डेटा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में स्थापित आदर्श 9 पुष्पोत्पादन केंद्र हैं आपका। विश्व में नीदरलैंड, हॉलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हॉलैंड नीदरलैंड है, ठीक है। आप देखेंगे भारत संसार का सबसे बड़ा खुला फूल उत्पादक देश है। ये देखिए, यही कह रहा था, खुला फूल उत्पादक है। और फिर सजाने वाले फूल, सबकी रैंकिंग अलग-अलग आई है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। पायरेथ्रम पदार्थ जो होता है गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। जो मच्छर मारने की दवा के रूप में काम आता है, पायरेथ्रम जो होता है। पायरेथ्रम गुलदाउदी एक पौधा होता है, बहुत अच्छा होता है, और गेंदा के पुष्प से प्राप्त करते हैं। बोनसाई यह एक जापानी कला है जिसकी उत्पत्ति स्थान चीन मानी जाती है, और आपका ठिगने और बौने पौधों की खेती के लिए ये बोनसाई बहुत प्रसिद्ध है। गुलाब देखिए, गुलाब मध्य एशिया तथा ईरान के मुगल बादशाह बाबर द्वारा लाया गया था। मध्य एशिया और ईरान का शासक था ना बाबर, तो वहीं से लेके आया था गुलाब। फूलों का राजा गुलाब को ही कहते हैं। संसार में पुष्पोत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है प्रथम है। आप देखेंगे देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चमेली के पुष्प की खेती की जाती है। 26 जून को गुलाब दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे संसार में सर्वाधिक पुष्प आयात 2 राष्ट्र हैं आपके, जो आयात करते हैं, जर्मनी और यूएसए। ये सर्वाधिक आपके पुष्प आयात करते हैं। संसार में सर्वाधिक व्यक्ति फूलों का खपत कौन करता है, तो स्विट्जरलैंड करता है। विश्व व्यापार में जो आपके कट फ्लावर्स होते हैं 60% योगदान होता है, ठीक है। पादप हार्मोन देखेंगे, ये ऑक्सीजन्स है, साइटोकाइनिन्स है, जिबरेलिन्स है, और आपका इथाइलिन, ये पादप हार्मोन है। 4 याद रखिएगा। आपका ऑक्सीजन्स जो होता है प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों तथा ऊपरी सिरे के कलियों में बनता है, ठीक। और जो जिबरेलिन्स का प्रमुख कार्य आनुवंशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा आकार कर देना, और अन्य कार्य इसका क्या क्या है, तो बीज एवं कंद की सुषुप्ता को तोड़ना। जैसे बीज और कंद हैं, तो जो उनकी सुषुप्ता को तोड़ते हैं तो फिर वो अंकुरित होते हैं। फिर बीज रहित फल का निर्माण भी करता है। जिबरेलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है, आपका जिबरेलिन्स देता है। साइटोकाइनिन्स का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन करता है, आपका जीर्णावस्था को रोकता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपका साइटोकाइनिन्स। एसिटिलीन और आपका प्रोपाइलिन को भी फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं, आपका एसिटिलीन और प्रोपाइलिन को। देखिए, एथाइलिन जो होता है, एथाइलिन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पत्तियों और फलों तथा तना के बीच जो विगलन परत का निर्माण कर असमय पत्तियों तथा फलों को गिरा देना, ठीक है। फलों में एकांतरण फलन की समस्या आम सेब में पाई जाती है। अब देखेंगे सब्जियों का और फल का संरक्षण। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 12-13 में शुरू किया गया था, 2012-13 में, और राज्य सरकारों के सहयोग से यह केंद्र की योजना थी, इसको शुरू किया गया था। कैनिंग और बॉटलिंग को ताप द्वारा परिरक्षित प्रक्रिया भी कहा जाता है, कैनिंग और बॉटलिंग, ठीक है। जो ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग, पास्तुरीकरण और निर्जीवीकरण एवं संसाधन आदि विधियों का इसी सिद्धांत पर विकास किया गया है। उच्च ताप पे, उच्च ताप का सिद्धांत फल परिरक्षण की आधारशिला है। किसी पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए न्यूनतम ताप आपका 3.9 से आपका 7.2 होना चाहिए। वायु का निष्कासन का प्रयोग कैनिंग तथा निर्जलीकरण में किया जाता है। अचार में तेल डालकर वायु निष्कासन की क्रिया किया जाती है, ठीक है, तभी खराब नहीं होता अचार। आप देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली हरियाणा में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान देखेगा तो मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में। एक और फैक्ट है कि अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब फलों में जो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है जेली मीटर से, याद रखिएगा। टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षी रसायन होता है सोडियम बेंजोइट होता है, ये याद रखिएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा कई बार है।
घटनाचक्र उठाएंगे आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत मिलता है। ममीलेड तैयार किया जाता है नींबू की प्रजाति के फलों से। 15 से 25% नमक की प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है। जैसे 15 से 25% मात्रा नमक की जो होती है प्रसंस्करण के लिए मतलब प्रयोग करते हैं, इसकी पर्याप्त होती है। शक्कर में शीरा का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपका ब्रिक्स हाइड्रोमीटर या रिफ्रैक्ट्रोमीटर से। कैनिंग विधि का विकास तथा अन्वेषण फ्रांस में निकोलस एपर्ट द्वारा 1810 में किया गया था। देखिए उदासीन क्या होता है? उदासीन आपका जो पीएच मान 7 है, ये उदासीन है। इस पर आपका सूक्ष्म जीवों पर प्रतिरोधक सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। अब बीज प्रौद्योगिकी देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपका 1663 में होती है और उत्पादन की वृद्धि में बीज का योगदान 25% है। प्रजनक बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है, याद रखिएगा। प्रजनक जो बीज होते हैं, प्रमाणिक बीज पंजीकृत तथा आधार बीजों से तैयार किया जाता है। संकर बीज को प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है, इसीलिए संकर बीज हर फसल में उपयोग करने से भारत सरकार या कोई भी सरकार मतलब उसमें सहमति नहीं देती है। भारत में जैसे कपास के लिए संकर बीज है, कपास के लिए बीटी कपास कहते हैं। आगे कहाँ है? संसार में सर्वप्रथम संकर बीज का उत्पादन 1909 में सल नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकल मॉडिफाइड आपकी फसल है बीटी कपास। बोला उन्होंने बीटी कपास एकमात्र हमने किया, आज तक किसी को मंजूरी दिया है सिर्फ बीटी कपास को। ठीक है, बीटी बैगन सब लाइन में लगे, किसी को दिया नहीं है, देखिए लिखा भी है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका? तो वाराणसी में। प्रमाणित बीजों में खरपतवार की मात्रा जो होती है 1 से 0.5% मतलब 0.1 से 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक, जो प्रमाणित बीज होते हैं। बीज के जीवन की जो क्षमता का पता के लिए टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड परीक्षण किया था। जो बीज का जीवन काल पता करना होता है, बीज की जो जीवन की क्षमता होती है, टेट्राजोलियम और ब्रोमाइड परीक्षण से कर सकते हैं या किया जाता है। अधिकांश बीज जो होते हैं 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंकुरित होते हैं। सामान्यतः जो बीजों का जो भंडारण हेतु जो नमी होती है 10 से 12% होनी चाहिए, जो बीज का भंडारण करते हैं हम गेहूं के, उसके लिए है। जबकि दालों के लिए और तिलहनों के लिए 8 से 9% नमी होनी चाहिए। गोदाम में रखने से पूर्व जो बीज होते हैं 43 डिग्री से अधिक तापमान पर सुखाना चाहिए। सामान्य बीज जो होते हैं ऑक्सिनो और जिबरेलिन और साइटोकाइनिन का संरक्षण करते हैं। कृषि अर्थशास्त्र थोड़ा जानेंगे कि उत्पादन के 4 प्रकार होते हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन उद्यम। तो आपका जो श्रम है वो सक्रिय उत्पादन साधन है और जो पूंजी है आपका पूंजी उत्पादन में सक्रिय कारक नहीं है। देखिए विपणन के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य है। उत्पादन का एकीकरण, ये प्रोसेसिंग और वितरण का काम करता है। द्वितीयक में आता है आपका ग्रेडिंग, मानकीकरण, पैकेजिंग, परिवहन व्यवस्था जो होती है, इसका भंडारण कैसे करेंगे, वित्त व्यवस्था है, जोखिम क्या क्या उठाना है, आपका बेचना भी है, सब शामिल होते हैं द्वितीयक में। 2 प्रकार का होता है। मुख्य कार्य आपका कौन सा है? तो उत्पादन करना है, एकत्रित करना है, प्रोसेसिंग करना है, वितरण करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए नेफेड जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नेफेड का फुल फॉर्म है। कृषि उपजों के विपणन का कार्य हेतु इसको बनाया गया। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन जो है, इसका जो संघ का स्थापना जो हुआ था ये 1974 में राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था और राज्य सहकारी विपणन समितियां राज्य स्तर पे होती हैं। ठीक है, केंद्रीय विपणन समितियां आपका क्षेत्र व जिला तथा अंतर जिला व्यापार हेतु बनाई जाती हैं और प्राथमिक विपणन समितियां जो होती हैं वो आपकी मंडियों और थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती हैं। याद रखिएगा ये आपका ऊपर से नीचे हैं, जैसे संघ है, राज्य है, जिला है, फिर उसके बाद मंडियां हैं, ये देखिएगा, याद रखिएगा। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड, टी मतलब ट्राइब्स, जनजातियों को शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए उनके तैयार किए गए माल का अच्छा मूल्य देना ट्राइफेड का बनाया गया था। दिलाने के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ द्वारा सरकार द्वारा 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये
ट्राइब्स का फुल फॉर्म है, ये पूछता है, याद रखिएगा। नियाम क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जयपुर में मुख्यालय, 1988 में इसकी स्थापना हुई। देखिए एग मार्क क्या है? एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 में। एग मार्क, एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। सहकारी विपणन की स्थापना 1954 में। और आपका पूर्व प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की जो मांग वक्र है सीधी समतल होनी चाहिए। ये सब फैक्ट हैं। अब पूछता है इसलिए एक एक वन लाइनर लिखा भी है। ये एक लाइन लिखा है, आप समझिए एक क्वेश्चन के बराबर है। एक समान वस्तुओं का जो विनिमय वाला बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है। ये पूछा है आपका। कृषि सेक्टर में बाजार की अधिकतर कृषि सेक्टर के बाजार में अधिकतर क्या पाई जाती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। किसका फसल कितना अच्छा है वही पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है। कृषि वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो आपकी लोचहीन और निरपेक्ष मांग होती है। ठीक। मंडी की कीमत अल्पकालीन कीमत भी कहलाती है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी 5 मिनट में 20 रुपये रहेगा और 10 मिनट में उसको 100 रुपये कर देंगे सर, और 100 रुपये बढ़ाएंगे, घटा के खर्च से आपका 10 रुपये कर देंगे सर। ये कहना चाहता है। गिफेन जो होता है निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, गिफेन कहते हैं। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। सामान्य कीमत जो दीर्घकालीन कीमत होती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है, याद रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ के समय किया जाता है। जो एमएसपी लागू होती है इसकी बात कह रहा है, ये 2 बार होता है, एक बार गेहूं के समय, एक बार धान के समय। ठीक है। 24 फसलों के लिए आपका न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। जैसे एमएसपी के लिए 24 फसल हैं तो 24 फसलों के अंतर्गत एमएसपी लागू होता है। वह कीमत जो सरकार द्वारा खाद्यान्न आदि वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों से उपलब्ध कराई जाती है वह आपका आवंटन मूल्य कहलाता है। देखिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में खाद्य मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिश पे की गई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग जो एपीसी है का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था। CACP एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। मुख्यालय इसका कहाँ पे जानेंगे आप? तो नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। PL 480 पब्लिक लॉ का पहला समझौता USA के साथ हुआ था। PL का दूसरा नाम आपका फूड फॉर पीस है। उसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषण तथा भूख से उबरना था। खाद्यान्न बफर का मानदंड वर्ष में 4 बार निर्धारित होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास भंडागार बोर्ड का स्थापना हुआ था। 1957 में केंद्रीय भंडागार निगम की स्थापना की गई थी। और देखेंगे कि जमींदारी जो है, जमींदारी इस व्यवस्था को 1793 में जो कार्नवालिस आया था बंगाल में, उसके समय प्रारंभ हुई थी जमींदारी। महलवाड़ी व्यवस्था थी विलियम बेंटिक के समय 1833 में आगरा और अवध क्षेत्र में। ठीक है। और जो रैयतवाड़ी है आपका 1792 से टॉमस मुनरो मद्रास में शुरू किया गया था। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती थी? तो आपका महलवाड़ी, जमींदारी और रैयतवाड़ी ऐसे दिया है। अब देखेंगे कि भूदान जो है आपका आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 में आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में शुरू किया गया। देखिए इसका थोड़ा परसेंटेज लिख के हमको बताइएगा आप, कहाँ पे 51% है, कहाँ पे कौन, इसमें कौन 51% है, कौन 30% है, कौन 17% है। ठीक है। और ये लिखा सही लिखा है कि गलत लिखा है ये भी जानिएगा। ये क्रम सही लिखा है कि गलत लिखा है, आप बताइएगा ये सही है कि गलत है। देखिए हम बता देते हैं कि किसका 51% है, किसका 17 है और किसका 30% है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। परसेंटेज हम बता दे रहे हैं। ठीक है। भूदान आपका आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। फिर आपका 1 जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना लागू हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना कब लागू हुई थी? तो 1 जून 1997 को। 25 दिसंबर 2000 से आपका अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। और 1950 में आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई थी। KCC जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। स्वयं सहायता समूह नाबार्ड द्वारा चलाया गया, जिससे असंगठित क्षेत्रों की आश्रितता कम हो गई थी। हाँ, जो ये स्वयं सहायता समूह नाबार्ड चलाती है, इससे क्या होता है कि जो 5-6 लोग मिल के अपने पैसे लगा के
जो सबकी सहायता अपना सहायता कर लेते हैं, वो इसीलिए बता रहा है ये। प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं, जो प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, भूमि विकास बैंक द्वारा। सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में स्थापित किया गया था ये भूमि विकास बैंक। कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए एम नरसिम्हन समिति के सुझाव पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। इन बैंकों की संख्या जो 196 है। देश में सिक्किम तथा गोवा राज्यों में क्षेत्रीय विकास बैंक नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछा है, ये भी पूछा है, ये डेट तो हमेशा पूछता है कि क्षेत्रीय क्रम लगाने के लिए। देश के ये हो गया। 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु जो वित्त उपलब्ध कराने की शीर्षस्थ संस्थाएं कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे हुई थी, याद रखिए, शिवरमन समिति। नाबार्ड जो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट जो है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं, नाबार्ड को। देखिए आपका रीड जो है रूरल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण आधारित संरचना विकास निधि जो इसका नाम है, नाबार्ड के अंतर्गत इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में विशेषण जो है कि ऋण उपलब्ध कराना है। देश में सर्वाधिक सहकारी बैंक महाराष्ट्र में। सहकारी बैंकों पर रिजर्व का नियंत्रण, जो सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। आप देखेंगे कि जो भारतीय बैंक संघ है, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना आपको 1946 में हुई थी, 26 सितंबर 1946 को। यहाँ देखेंगे भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में, और भारत में इस आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो F निकोलसन माने जाते हैं। सहकारी आंदोलन की शुरुआत बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में 1939 में हुई थी, याद रखिएगा। सहकारी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सहकारी, अभी आप देखें नया मिनिस्टर बने हमारे अमित शाह जी हैं, नया मंत्रालय सहकारी मंत्रालय है, तो और सहकारी नाम से हमारे आर्टिकल में जोड़ा गया है। फिर सहकारी नाम से आपका एक भाग है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखेंगे सहकारी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है। सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना। जब सीमांत उपज शून्य हो तो कुल उपज अधिकतम होता है, याद रखिएगा ये। अब देखते हैं कि किसानों को अधिक लाभ उत्पन्न किस बिंदु पर प्राप्त होता है? तो जहाँ सीमांत आय जो सीमांत लागत से कम होती है, याद रखिएगा ये बात, और सीमांत भूमि लगान रहित होती है। अत्यधिक लोचदार मांग प्रायः विलासिता की वस्तुओं पे पाई जाती है। विशिष्ट खेती के अंतर्गत क्या देखते हैं कि इसका अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करते हैं, जैसे चाय, कहवा और गन्ना है। इसको विशिष्ट खेती कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेड़ बकरी रखने वाले को रैंचर कहते हैं, रैंचर, ठीक है। ऑर्बेरिकल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि के संरक्षण से संवर्धन है, तब ये ऑर्बेरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? वनों का जो संरक्षण और संवर्धन है उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। नोमोरिकल्चर जड़ी बूटी, फल के आदि के संग्रह से संबंधित है आपका नोमेरिकल्चर। मेरी देखेंगे समुद्री जीवों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन। पीसीकल्चर व्यापारिक स्तर पर मछली का उत्पादन पीसी है। सेरीकल्चर तो आपका रेशम के कीड़ों, रेशम के पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपका देखेंगे फलों एवं सब्जियों की कृषि से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। फ्लोकल्चर आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों से संबंधित है। ओलेरीकल्चर जमीन पर फलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ओलिवीकल्चर आपका जैतून की कृषि। मोरिकल्चर रेशम कीट तो ये शेष हेतु शहतूत उगाना। वर्मीकल्चर आपका केचुआ है, उत्पादन से संबंधित है। एरोपोनिक हवा में पौधा, एरो मतलब एयर, एरोपोनिक हवा में पौधों को हवा में उगाना। हाइड्रोपोनिक पूछेगा तो पौधों को जल में उगाना।
हॉर्टिकल्चर आपका सवारी के लिए खच्चर एवं घोड़ा पालन, और साइट्रिकल्चर नींबू वर्ग के फसल की कृषि होती है। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है कि नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोस्ट द्वारा किया जाता है। और नील हरित शैवाल की कुछ प्रजातियां हैं, नॉन स्टॉक है, एनाबिका है, क्लोथ्रिक्स है, ओलोरसिरा है। मृदा के कार्बनिक पदार्थों तथा अन्य पौधवर्धक रसायनों की मात्रा जो सूक्ष्म होती है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, पाइरिडॉक्सिन, साइनोकोबैलिन और आपका निकोटेनिक है। साइनोकोबैलेमिन आपका निकोटेनिक है। ये क्या है? फिर ये अजोला देखें, अजोला, इसका उपयोग धान की फसल में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक है इसमें, अजोला में। अजोला एक फर्न, सुंदर पत्तियों वाला पौधा है और जिसमें एनाबीना एजोली नामक शैवाल सहजीवी रूप में वास करता है। देखिए, एजोटोबैक्टर का प्रयोग खाद्यान्न, तिलहन, नगदी फसलों, सब्जियों तथा बागवानी फसलों में किया जाता है। और एजोस्पाइरिलियम, ये जो है आपका, इसका प्रयोग सूर्यमुखी तथा बाजरा के फसलों में उपयुक्त माना जाता है। राइबोजियम है, यह दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है जो फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में लेगहीमोग्लोबिन नामक आपका लवक पाया जाता है। लेगहीमोग्लोबिन नामक लवक पाया जाता है। आप देखेंगे कि राइबोजियम जो है अपने कोषारस में उपस्थित नाइट्रोजिनेज और आपका हाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का अवकरण करता है। ये अगला कहता है कि अवकरण के पश्चात नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन तथा एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइबोजियम क्या करता है? तो राइबोजियम आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट के रूप में करता है, जिससे मृदा की उर्वरता इसकी बढ़ जाती है। मृदा में विद्यमान अघुलनशील फास्फोरेट को घुलनशील बनाने के लिए जो जीवाणु का प्रयोग करते हैं उसे माइकोराइजा, बैसिलस पॉलीमिक्सा आदि ये जीवाणु जो होते हैं आपका स्यूडोमोनास वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो आपके अघुलनशील फास्फोरस है उसको घोल देते हैं। अघुलनशील ट्राइकैल्शियम सल्फेट को घुलनशील बनाने के लिए सक्षम जो होते हैं, इनके प्रयोग से गेहूं, मक्का, धान तथा सोयाबीन आदि के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। मृदा अपरदन देखेंगे, जल अथवा वायु से मृदा अपरदन होती है। जल द्वारा 9 प्रकार की मृदा का क्षरण होता है। तथ्य देखिए क्या क्या है। परत अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। भारत में मालवा पठार का चंबल नदी वाय क्षेत्र जो है अवनादिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। आप देखेंगे कि जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, और जो मृदा संरक्षक फसलें हैं, मृदा रक्षक, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, बरसीम है, आपका लूसर्न है, शकरकंद, ये सब मृदा संरक्षक हमारी फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। जलाक्रांत मृदा के ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीज जमाव नहीं होने देता है, और बीज जमाव नहीं होता आपका, जड़ों के समीप CO2 की सांद्रता बढ़ने से जड़ों की जो वृद्धि रुक जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को एंटीसॉल गण के अंतर्गत रखा जाता है। जो आपका देखेंगे अगला कि मुख्य पोषक जो होता है, मुख्य पोषक तत्व का जो नाइट्रोजन पौधे का 1 से 3% बनता है। पशुपालन एवं दूध उद्योग, आप देखेंगे कि देश में गायों की मानता 27 नस्लों की है। गायों की भारी नस्ल जो है कंकरेज है, और होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का दूध विश्व में सर्वाधिक है। दूध उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक है आपका होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस है मुर्रा है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत आपकी 12 से 14% युक्त वाली भैंस आपकी भदावरी है।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। और आपका गाय को 2.5 तथा भैंस को 3 kg पर 3 kg पर 1 kg दाना दिया जाता है। आप देखेंगे कि जो गाय की नस्ल है और उसका गाय है उसका नस्ल है, साहिवाल है जो आपका दुधारू प्रमुख है, हरियाणी जो है हरियाणा आपका दिकाजी है, नागौरी जो है आपकी भारवाही है। भेड़ की नस्ल देखेंगे कि भारत में भेड़ की 26 नस्ल हैं। चीन के बाद भारत का भेड़ों की संख्या में दूसरा स्थान है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल आपकी लोही है, लोही। राजस्थान में भारत की सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ आपकी मेरिनो स्पेन और आपका बीकानेरी चोकला, ठीक है। सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल है आपका लिसिस्टर, इंग्लैंड में पाई जाती है। मांस हेतु प्रयोग भेड़ होती है जालौनी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान आपका अंबिकानगर राजस्थान में है। बकरी नस्ल देखेंगे कि इसे निर्धनों की कामधेनु कहते हैं। भारत बकरी की संख्या में प्रथम स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में है। बकरी के ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना है, कश्मीर में पाई जाती है। अंगोर नामक ऊन जो होता है खरगोश से प्राप्त करते हैं। आकार में सबसे बड़ी बकरी की द्विकाजी नस्ल आपकी जमुनापारी है। अंगोरा जो है बकरी की जन्मस्थान मध्य एशिया है। यह आपका मोहेयर ऊन के लिए सुप्रसिद्ध है, मोहेयर ऊन के लिए। विश्व में दूध की रानी सोनेन बकरी को स्विट्जरलैंड को कहते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका मखदूम मथुरा यूपी में है। मुर्गियों की नस्ल देखेंगे तो संसार में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी जो है लेगहार्न है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली यूपी में है। स्थापना 1977 में हुई थी। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। मुर्गे के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप देखेंगे कि मांस उत्पादन से प्रसिद्ध नस्ल जो है कोचिन और मनोरंजक नस्लें हैं असील लड़ाई हेतु। ये भेड़ की ये मुर्गियों की नस्लें हैं असील। मत्स्य से संबंधित तथ्य देखेंगे थोड़ा। भारत में सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है। देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली आपका कतला। नदी में तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली मृगला। सल्क विहीन मछली लाची है। विश्व को झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र आपका विश्व में झींगा का कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड आपका हैदराबाद में 2006 में स्थापित हुआ था। रेशम विश्व में सर्वप्रथम प्रचलन आपका चीन में शुरू हुआ था। उत्पादन में प्रथम चीन है। रेशम के प्रकार मलबरी है, ट्रॉपिकल है, ऊख है, ईरी है, मूंगा है। भारत आपका चीन रेशम उत्पादन द्वितीय स्थान पे है। मलबरी सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला रेशम भारत में है, 89% करता है ये। 50% से अधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक में होता है। केंद्रीय ईरी जो है आपका ये मेहंदी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय टसर जो आपका बोर्ड है आपका झारखंड में, ईरी मेघालय में है, मेहंदी पाथर मेघालय। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान जो आपका बहरामपुर आपका पश्चिम बंगाल में क्षेत्र। रेशम का धागा प्रोटीन जबकि कपास एवं जूट का जो सूत होता है सेलुलोज का बना होता है। रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। रेशम का धागा कीट कोया से प्राप्त किया जाता है जो कि कीट के प्यूपा अवस्था से बनता है। मधुमक्खी पालन, मधु की सर्वाधिक मात्रा शर्करा जो होती है 78% और जल की मात्रा 17% केवल होती है। मधुमक्खी की भाषा की खोज के लिए प्रोफेसर कार्ल वॉन फिश को नोबेल पुरस्कार मिला है। एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, रानी मक्खी के शर्करा से स्रावित होता है जो अन्य श्रमिकों मक्खियों को नपुंसक बना देता है। मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन किस्में पाई जाती हैं। शहद को निर्माण में परिवर्तन आपका सुक्रोस का डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है। लक्ष्य कीट भारत विश्व का 80% लाख उत्पादन करता है। झारखंड राज्य सबसे बड़ा राज्य है आपका। लाख का सर्वाधिक उपयोग
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बनाने विद्युत कुचालक के रूप में किया जाता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपका नाकुम रांची 1925 में स्थापित हुआ था। और लाख कीट मुख्यतः पलाश, बेर, कुसुम आदि के वृक्ष पर पाले जाते हैं। यूपी में मिर्जापुर जो है आपका अग्रणी है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध के स्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। बेंजोइक अम्ल दूध परिरक्षक है। दूध का हिमांक जो है आपका 0.55 डिग्री सेल्सियस। दूध में जो एंजाइम है लाइपेज है, एमाइलेज है और लैक्टेज है। दूध लैक्टोबैसिलन के कारण खराब हो जाता है। घी अथवा दूध में जो पीलापन केरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में भी जो पीलापन होता है उसका बता दीजिएगा कैसीन के कारण होता है, किसके कारण होता है। दूध में प्रोटीन जो होता है क्रेसीन, हाँ ये है यहाँ लिखा है, जो दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन होता है। और एल्बुमिन तथा गोब्लिन इसमें और प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध का एक जो कोलाइड पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। दूध में जो मिठास होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। दूध पदार्थों में डेनमार्क अग्रणी है, जबकि दूध उत्पादन में भारत अग्रणी है। खीस में कैसीन की अपेक्षा एल्बुमिन और आपका गोब्लिन प्रोटीन दुगनी होती है। खीस में विटामिन 12 की मात्रा होती है, इसी कारण खीस में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। प्रमुख पशु और फसल रोग, गेहूं में सेहू रोग होता है, यह आपका नीमेटोड के कारण होता है। धान में जो होता है टुंडरू रोग होता है, यह वायरस और आपका वाइट टाइफ के कारण होता है। और 1946 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण आपका धान का भूरापन और चिंती रोग है। देखेंगे आपका कि 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग हुआ था। 3 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा। धान के रोग हैं पत्ती का भूरा धब्बा, जीवाणु झुलसा, खैरा, जस्ते की कमी का कारण होता है, झोंका रोग होता है। गेहूं का रोग करनाल बंट, सेहू, अनावृत कंडुआ और गिरुई रतुआ। बाजरा का रोग है आपका अरगट, हरित बाल, कंडुआ। फिर अरहर के रोग होते हैं उकठा रोग है, बंझा रोग अरहर में होता है। मूंगफली का रोग टिक्का रोग होता है। तिल में रोग होता है फाइलोडी रोग होता है, ये याद रखिएगा पूछता है। सरसों का रोग सफ़ेद गरई। मटर का और चना का जो रोग होता है बुकनी होता है, उकठा और बीज गलन रोग होता है, दोनों में होता है। आलू के प्रमुख रोग झुलसा हैं, अगैती, पछेती। गन्ना में तना सड़न और निरोग बीजी होता है। टमाटर का पर्णकुचन वायरस के कारण होता है। तना सड़न आपका निरोग बीज के कारण होता है। आम के रोग गुच्छा रोग जो होता है वायरस के कारण होता है। और एकांतर फलन की समस्या आपका पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। स्पांजी रोग जो होता है शारीरिक क्रियात्मक रोग और एंथ्रेक्नोज कवक के द्वारा होता है। केला का रोग जो पनामा रोग है वो कवक के द्वारा होता है। सेव में स्कैब रोग होता है, कवक के कारण होता है। कीट विज्ञान, जंतु जगत में 20 संघ हैं जिन्हें आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है आपका। अधिकांश कीटों में श्वसन वातक यंत्र अर्थात ट्रेकिया के द्वारा होता है। कीट आपका जो होता है शरीर के ऊपरी काइटिन का वाय कंकाल एवं उत्सर्जन के लिए कोक्सा ग्रंथियों व मैलपवी नलिका पाई जाती है। कीट का जो रक्त में आरबीसी नहीं होती है, जिसके कारण इनका जो रंग लाल न होकर पीलापन या हरा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भंडारित अनाज में कीटों को नियंत्रित करने के लिए सल्फास रसायन प्रयोग किया जाता है। माहू सरसों की फसल का प्रमुख कीट है माहू। आप गांव में रहते होंगे देखे होंगे माहू को, पूरा फूल और फल दोनों खराब कर देता है। मूंगफली में सर्वाधिक सफ़ेद गिडार नामक कीट लगते हैं। दीमक एक सामाजिक कीट है। फल मक्खी क्षतिकारक अवस्था मेगोंट है आपका। राष्ट्रीय पौध संरक्षण परीक्षण संस्थान हैदराबाद 1996। कीटनाशक अधिनियम 1968 व 1972 दो बार आया था। कीट एवं जीवाणु अधिनियम 1914 में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में। फसलों में जो कीट हैं धान में गंधी कीट लगता है, सैनिक कीट लगता है। नोट देखेंगे कि धान में रजत प्रवोह
गाल फ्लाई नामक कीट बनता है। मक्का के कीट हैं और बाजरा के। तना छेदक टिड्डा और कमला कीट। ज्वार में प्रभु मक्खी, ईयर हेडमिज और माइट तना छेदक ये लगते हैं। मूंगफली के कीट प्रमुख है सफ़ेद गिडार और दीमक। कपास के गुलाबी कीट हैं, पिंक बॉल वर्म कहते हैं। पत्ती लपेटक कीट है, धब्बेदार सूडी स्पॉट बॉल वर्म कहते हैं इसे। आलू में कीट है जो आपका ट्यूबर मोथ माहू। गन्ना में आपका पायरिला तना छेदक और आपका सफ़ेद मक्खी। और तम्बाकू में कीट है आपका गिडार। आम में कीट है गिलीबर्ग, देखे हैं आपका गिलीबग। चना का कीट है कटुआ, कटवर्म। पशुओं के प्रमुख रोग देखेंगे, ये कारक हैं, ये आपके रोग हैं। खुरपका एवं मुंहपका सभी पालतू पशुओं में वायरस के कारण होता है। पोकनी जो होता है गाय भैंस भेड़ सूअर वायरस के कारण होता है। गल घोटू गाय भैंस में होता है, जीवाणु के कारण होता है। गिल्टी रोग गाय भैंस भेड़ बकरी के द्वारा जीवाणु के कारण होता है। थनैला सभी पालतू जीवों में आपका थन प्रभावित होता है, जीवाणु के कारण होता है। मिल्क फीचर गाय में आपका कैल्शियम कारण होता है, देखेंगे कैल्शियम कमी के कारण होता है। गिलराट रोग मछली में होता है, आपका कवक के कारण होता है। अफरा रोग जुगाली करने वाले पशु दूषित आहार खाने से होता है। और आपका मुर्गियों के प्रमुख रोग देखते हैं कि रानीखेत जो है आपका वायरस के कारण होता है। और पुलरोम जो होता है पुलरोम रोग वो जीवाणु जनित रोग है। बर्ड फ्लू वायरस है। बर्ड फ्लू से भारत मुक्त हो चुका है, याद रखिएगा, अभी बर्ड फ्लू से भारत मुक्त हो चुका है इस समय। और ट्राइकोमा से कौन मुक्त हुआ है? इराक मुक्त हुआ है। और और एक दो रोगों से मुक्त हुआ, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो। पशुओं में बीमारी एवं कारण देखेंगे कि रिंग वर्म जो है आपका फफूंद संक्रमण है। और टेप वर्म अंतःपरजीवी। टीक फीचर प्रोटोजोआ का कारण होता है। हीमोफीलिया जो आनुवंशिक रोग है। मांसपेशियों का संकुचन है जो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, लास्ट है ये कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? खाद्यान्न उत्पादन संबंधित। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है। नीली क्रांति मत्स्य है। गुलाबी आपका झींगा है, गुलाबी ही प्याज है। सुनहरी आपका फल उत्पादन है। पीली आपका तिलहन है। भूरी आपका उर्वरक है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है। बादामी मसाला से है। लाल क्रांति टमाटर मांस से है। अमृत क्रांति जो आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। ठीक है, सारा कहानी ख़त्म। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और टेलीग्राम में लिंक है, PDF चाहिए तो उससे जुड़ें और मैसेज करें। धन्यवाद, जय हिंद। ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।